शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खबर से जुड़ी। उदयपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। सलुम्बर और 84 विधानसभा को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उपचुनाव चूंकि आने वाले हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 सीट खाली हुए क्योंकि यहां के विधायक सांसद चुन लिए गए, तो वहीं 2 सीटें खाली हो गई विधायकों की मौत से, जिसके बाद से अब जो अलग अलग पार्टीज है वो तैयारियों में लग गई हैं। एक और जहां कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं, तो वहीं संगठनात्मक बैठक से जुड़ी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं सलुम्बर 84 से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ मदन राठौड़ भी इस वक्त मंच पर पहुंचे हुए हैं और कई दिग्गज नेता भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, महत्वपूर्ण बैठक है, संगठनात्मक बैठक को लेकर क्या रणनीति बीजेपी की ओर से? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि उदयपुर और डूंगरपुर जो है वो अब देखिए सलुम्बर और 84 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस संगठनात्मक बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चुनाव से पहले। और इस बैठक में आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं और जो इन जिलों के जिलाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी वो, और साथ ही दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो इस संगठनात्मक बैठक के अंदर मौजूद है। कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संबोधित किया और कैसे उपचुनाव में बीजेपी को काम करना है, कैसे पार्टी को उपचुनाव के दौरान जनता के बीच में जाना है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में जो एक पार्टी की जो लाइन है इससे पार्टी के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, उन्हें चुनाव में जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बताए गए हैं। बिल्कुल, तो ये बैठक से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। संगठनात्मक बैठक में खास रणनीति तैयार की जा रही है उपचुनाव में जीत को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कपिल। कोटा है, बीजेपी पदाधिकारियों ने परिवाद दिया है। महामंत्री दीपक संगत ने परिवाद सौंपा। पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर यह परिवाद सौंपा गया है। जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे तो उस दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी के भी आरोप लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी के बयान को गलत बताया जा रहा है। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर लगातार राहुल गांधी बयान दे रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, उसे भी भारतीय जनता पार्टी गलत बता रही है। वो कह रही है कि लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत बात पहुंचाई जा रही है, जिसका हमें चुनाव पर भी असर पड़ रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलने का उनका एक शौक लग गया है। जिस तरह का वातावरण उनको लगा, मुझे लगता है नासमझी भी है, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ की जनता को आहत करने वाले शब्दों का वह चयन करते हैं और दलित समाज का जिस तरह का आरक्षण समाप्त करने का, अपमान करने का जो विषय करा है उसको कभी ये माफ़ नहीं करेगा। दलित समाज के पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर आकर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी कराई है। ये दीपक संगत जी परिवादी है, इन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को हमने पंजीबद्ध कर रहे हैं, भी उनको कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। किन किन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है मामला? क्या नहीं अभी क्या लगाए गए आरोप क्या है? नहीं, अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर जो उचित जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार का वातावरण और बयान इस देश में दे रहे हैं, खासतौर से मैं इस बात के लिए हम आए थे कि उन्होंने बयान दिया अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध क्या आरक्षण हमने समाप्त करना चाहिए। यदि कांग्रेस इसमें आई तो हम आरक्षण समाप्त करेंगे। धारा 370 से सबसे ज़्यादा हटाने से जो फायदा हुआ वो कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोगों को हुआ और वाल्मीकि समाज के लोगों को ज़्यादा हुआ। और वही राहुल गांधी आरक्षण को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी बात से लेकर उद्वेलित होकर हम सब लोग आज यहाँ आए। तो वही चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे कुछ नेताओं को जब समय मिला तो वे होटल्स में बंद थे, यानी कि कांग्रेस के नेताओं पर उनका निशाना था। वो कह रहे हैं कि
अब हमसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं, हमारा 7 दिन का टाइम टेबल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 2 दिन के लिए वो राजस्थान के क्षेत्रों में जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री जिलों के दौरे पर हैं, होटल्स में नहीं। आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट्स भी देख लीजिए कि आपने कितना वक्त दिया था। सुनिए और क्या कुछ कहा। हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला, जब तक वो होटलों में बंद थे, और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार, मंगल, बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा, आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव, एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना, आपने कितने किए हैं। और बुलेटिन में अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल ग्रासिया, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। लगभग 4.5 वर्ष तक विकास के लिए समय मिलता है, नहीं तो अपन देखते हैं कि बार बार आचार संहिता का जो एक प्रावधान हो जाता है, मैं इसको बहाना शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन इस आधार पर विकास रुक जाता है। नहीं तो अब फिर नेताओं को यही है कि बस अब केवल काम करो, जन सेवा करो, जनता के हितों की रक्षा करो। राष्ट्र हित में यह निर्णय है, पहला एक पंक्ति में मेरा जवाब है। विपक्ष जिस ढंग से विरोध कर रहा है, विपक्ष का काम तो विरोध करना है, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक विरोध करेगा तो अच्छा लगेगा और सलाह दे। देश के लिए बहुत हितकारी काम हुआ है ये, और एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक पार्टियों को भी काम करने का पूरा समय मिलता है। लोकतंत्र को ताकत मिलेगी, और ताकत इसलिए मिलेगी कि विकास के काम हो, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जब एक सीमित समय में चुनाव हो जाएंगे तो जो शेष समय रहेगा वो किसके लिए? वो विकास के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नए कानून बनाने के लिए। तो आखिरकार 2047 तक परम वैभव तक राष्ट्र को पहुंचाना है। इस राह पर जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र चल पड़ा है, तो ये ऐतिहासिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताकत देने वाला होगा। भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, तो सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो देश का बहुत बड़ा धन बचेगा, मानव शक्ति बचेगी, और वो देश के विकास में काम आएगी। उनका विजन अभी बहुत आगे जाएगा। ये तो ट्रेलर है, अभी झांकी बाकी है। विपक्ष तो इस देश में जब भी अच्छा काम होता है तब रोता है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक जुमला है, ये चलने वाला नहीं। कैबिनेट में पास करवा दिया तो क्या हुआ, आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा। कर ही नहीं पाएंगे, ये जुमला है। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार, उसी तरीके का एक जुमला ये है। क्योंकि हमने देखा महिला आरक्षण का सब दलों ने पास करके राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये लागू कब होगा। ये तो पास ही नहीं होगा लोकसभा और राज्यसभा में। वहीं दौसा के बांदीकुई में बुधवार शाम 5 बजे बोरवेल में गिरी 2 साल की मासूम नीरू को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी रहीं, जिन्होंने करीब 18 घंटे तक कड़ी मशक्कत की और सफलता हासिल की। देखिए रिपोर्ट। मौत को मासूम नीरू ने दी मात।
18 घंटे बाद नीरू का सफल रेस्क्यू। 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी बच्ची। बुधवार शाम 5 बजे से मासूम नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में 35 फीट पर अटकी रही। हर किसी की सांसें थमी, लेकिन उसे बचाने की कोशिशें लगातार होती रही। कई बार असफलता भी हाथ लगी, लेकिन किसी ने भी हौसला नहीं हारा। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से करीब 60 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा खोदा और करीब 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 साल की नीरू को सकुशल बोरवेल से निकाल लिया। उसके बगल में पैरेलल डिगिंग की 28 फीट पर उसके पैर थे। हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 30 फीट 31 फीट किया। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा, लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सफलता पाई। बच्ची को जैसे ही बोरवेल से निकाला गया, मौके पर खुशी का माहौल देखने को मिला। वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जिसके बाद मासूम को बांदीकुई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। पूरा प्रशासन, जिसमें पुलिस हो, NDRF हो, SDRF हो, सिविल डिफेंस हो, हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हो, करी बहुत ही और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल। बच्ची को बचाने के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा था। उसे खाने के लिए केला, दूध और चॉकलेट भी भेजा गया। उसकी गतिविधियों को कैमरे के जरिए मॉनिटर किया गया, जिसमें बच्ची हरकत करते नजर आई। मौके पर पुलिस समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कहा जा सकता है कि बच्ची को नया जीवन दान मिला है। कल से अथक प्रयास किया और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्ची की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था। बच्ची करीब 18 घंटे बोरवेल में फंसी रही। उसके रेस्क्यू में बारिश भी बाधा बनी, लेकिन रेस्क्यू टीम के हौसले पस्त नहीं हुए। रात भर खुदाई के बाद गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल प्रशासन की कोशिश और बच्ची के हौसले ने मौत को मात देकर उसे एक नई जिंदगी दी है। बांदीकुई से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत की खबर सामने आते ही जोधपुर में माहौल गरमाने लगा है। सुबह एम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बिश्नोई समाज और परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। समाज एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ा रहा। देखिए रिपोर्ट। आरएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज ने भरी हुंकार। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार। लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है दरकार। तस्वीर उस आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है, जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन है वो एफआईआर नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है। तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीरकर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को नहीं पच रहा है तो इसकी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही एक दिन में ऑपरेशन कर दिया।
प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि 1 दिन का समय है, फॉर 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर लगे, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने प्रियंका की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। देवेंद्र ने कहा, प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज बंडा फोड़ हो गया। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस एसपीएम को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वैसे जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप के बाद ही जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। एसएम मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो 3 दिवस जो कल कंप्लीट होंगे तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब जांच चल ही रही है तो फिर एफआईआर दर्ज कर जांच करने में हर्ज क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने लाए, और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन एफआईआर दर्ज करा के जांच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। डीके कामा से खबर है, जहां से विधायक नौक्षम चौधरी के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता गुमशुदगी के पोस्ट भी डाल रहे हैं। पोस्ट में लिखा है, विधायक नौक्षम की तलाश है। कई गांव में जल भराव को लेकर नाराजगी है। नाराज ग्रामीणों ने आत्महत्या की भी चेतावनी दी है, लेकिन विधायक सूद लेने नहीं पहुंचे और इसी को लेकर अब उनके लापता होने के न सिर्फ पोस्टर लगाए गए हैं बल्कि पोस्ट भी डाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए बताया जा रहा है कि अगली बार उन्हें 10 अप्रैल को देखा गया था, उसके बाद से वो लापता है। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा, आरक्षण जारी रहेगा जब तक सबको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। हम भी आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। टीकाराम जूली की ओर से ये रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने। और आज जिस बयान के लिए आप राहुल गांधी जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो, जिनके लिए बयान दिया है, वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन सबको पता है राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। राहुल गांधी जी ने कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है क्या, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं। मैं कहना चाहता हूं
कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा, हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। और बात बेरोजगारों के लिए राहत वाली खबर की। आने वाले 9 महीनों के दौरान स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। अगले साल जून तक करीब 45,000 पदों पर भर्तियां होंगी। कुल 52,000 पदों में से स्वास्थ्य विभाग में अब तक सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के 3,108 और एएनएम के 4,047 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पोस्टिंग भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के कैलेंडर के अनुसार इस साल नवंबर में नर्सिंग ऑफिसर के करीब 8,700, एमओ डेंटल हॉस्पिटल केयर के 264 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। इसके बाद इसी साल दिसंबर में फार्मासिस्ट के 3,066 और मेडिकल ऑफिसर के 1,220 पदों पर पद स्थापन होने हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि अगले साल जनवरी से फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में इन दोनों सालों में करीब 52,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जनवरी के अंदर एएनएम 3,058, सीएचओ 5,260, नर्सिंग ऑफिसर्स 2,338, यानी कि 10,655 जो है हमारा जनवरी के अंदर हमारा अतिरिक्त स्टाफ आएगा। इसके अलावा फरवरी से लेकर मार्च तक हमारे सीएचओ और एनएचएम के अधिकारी जो हैं वो 10,888 और राजमेश के अंदर जो हैं वो 3,000 और 13,904 जो है ये हमारे जो है फरवरी मार्च के अंदर आ जाएंगे। तो ये अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में रसद विभाग ने अवैध रिफिलिंग कर ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाले गिरोह से जुड़े सदस्य को गिरफ्तार किया। 5 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए। डीएसओ नीरज जैन ने बताया कि ब्लैक सिलेंडर बेचने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां डिलीवरी बॉय ने 2 अवैध रिफिलिंग से भरे सिलेंडर ब्लैक में बेच दिए, उसके टेम्पो में 32 सिलेंडर रखे हुए थे। आज यहाँ पार्टनर स्वीट के पास नेक्सा शोरूम के आगे पर्वतपुरा चौराया है। यहाँ पर हमें 2 गाड़ियाँ मिली, जिसमें एक गाड़ी जिंदल गैस की थी और उसका जो डिलीवरी बॉय है आजम खान, उसने यहाँ पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर पार्टनर स्वीट को सप्लाई की। 900 रुपये उन्होंने लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि वो ब्लैक कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि वो 15 दिन से इस काम को कर रहे हैं। एक गाड़ी और यहाँ पर मिली है जो कहीं से माकूपुरा चौराहे से सिलेंडर लेके आए हैं और वो भी ब्लैक कर रहा है और इन दोनों गाड़ियों को हमने मौके पे जब्त कर लिया है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां नगर परिषद प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान और स्वच्छता अभियान इन दिनों मजाक बना हुआ है। शहर के हृदय कहे जाने वाले गोपा चौक से कैबिन हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन खुद सोनार दुर्ग के पीछे कैबिन रखकर अतिक्रमण करवा रही है। ये स्वच्छ भारत अभियान और अतिक्रमण हटाओ अभियान मात्र खाना पूर्ति दिखाता है। आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में कल कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और इसी